अंटार्कटिका की तरफ बढ़ता हुआ समुद्र किसी कब्रिस्तान की तरह शांत था। लहरें थीं लेकिन उनमें कोई आवाज नहीं थी। हवा चल रही थी लेकिन उसमें कोई गर्मी नहीं थी। यह जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं बनी थी। इसी सफेद, नीले और ग्रे रंग के अंतहीन विस्तार के बीच एक विशाल रिसर्च शिप आगे बढ़ रहा था। जहाज का नाम था पोलारिस। यह जहाज विज्ञान का गर्व था। स्टील की दीवारें, मोटे शीशे, अंदर हाईटेक लैब्स, और फिर भी यह जहाज प्रकृति के सामने सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग था। ब्रिज पर खड़ा था लूकस मोरियो, फ्रांस का अनुभवी कप्तान। उसकी आंखें सामने फैली बर्फ को ऐसे देख रही थीं जैसे वह किसी पुराने दुश्मन को पहचान रहा हो। स्पीड कम करो, उसने ठंडी आवाज में कहा। कंट्रोल पैनल पर झुकी हुई थी एलिना वॉस, जर्मनी की नेविगेशन एक्सपर्ट। अगर और कम की, उसने कहा, तो हम आइस फील्ड के बीच फंस जाएंगे। लूकस ने जवाब नहीं दिया। उसने सामने देखा जहां बर्फ का एक पहाड़ समुद्र से ऐसे उठ रहा था जैसे धरती ने अपना दिल बाहर निकाल दिया हो। वह कोई साधारण आइसबर्ग नहीं था, यह एक मेगा आइस माउंटेन था, सैकड़ों मीटर ऊंचा। नीचे उसका आधार समुद्र की गहराई में गायब। शिप के अंदर रिसर्च लैब में मार्टिन केलर डेटा देख रहा था, स्विस ग्लेशियोलॉजिस्ट। उसके हाथ कांप रहे थे। यह संरचना अस्थिर है, उसने माइक्रोफोन में कहा। इसका आंतरिक तापमान सामान्य से ज्यादा है। पास खड़ी थी सोफिया बियंची, इटली की क्लाइमेट साइंटिस्ट। मतलब? उसने पूछा। मार्टिन ने निगलते हुए कहा, मतलब यह कभी भी टूट सकता है। इंजन रूम में जोनासबर्ग, नॉर्वे का इंजीनियर, मशीनों की आवाज सुन रहा था। वह जानता था मशीनें बोलती नहीं हैं, लेकिन झूठ भी नहीं बोलती। उसने इंटरकॉम उठाया। ब्रिज, उसने कहा, इंजन पर ज्यादा दबाव है, बर्फ की परत नीचे मोटी हो रही है। लूकस की आवाज आई, हम वापस नहीं जा सकते। पोलारिस आगे बढ़ता रहा। हवा अचानक तेज हो गई। आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी रोशनी कम हो गई। समुद्र ने करवट बदली। एक जोरदार धमाका हुआ, जहाज हिला, लोग गिरे, स्क्रीन झिलमिलाई। क्या हुआ? एलेना चिल्लाई। जोनस की आवाज कांप रही थी। नीचे की बर्फ खिसक गई है, हम आइस शेल्फ से टकराए हैं। अगला झटका पहले से ज्यादा भयानक था। एक चीखती हुई धातु की आवाज, जैसे जहाज दर्द से चिल्ला रहा हो। पोलारिस का अगला हिस्सा बर्फ में धंस गया। पानी अंदर आने लगा। लूकस ने तुरंत आदेश दिए, इमरजेंसी प्रोटोकॉल, सब लोग लाइफ सूट पहनो। लेकिन अंटार्कटिका में पर इमरजेंसी शब्द का कोई मतलब नहीं होता। बर्फ का पहाड़ टूटने लगा। धीमी आवाज पहले, फिर गर्जना। एक पूरा आइस माउंटेन अपनी जगह से खिसक रहा था। सोफिया ने खिड़की से देखा और उसकी सांस रुक गई। यह गिर रहा है, पूरा पहाड़। पोलारिस के पास भागने का समय नहीं था। एक आखिरी झटका और जहाज दो हिस्सों में टूट गया। अंधेरा, ठंड और फिर खामोशी। जब लूकस को होश आया तो उसकी सांस मुंह से भाप बनकर निकल रही थी। चारों तरफ सफेद मौत फैली थी। पोलारिस अब समुद्र के नीचे था। आसपास बिखरे हुए लोग, कुछ जिंदा, कुछ हमेशा के लिए शांत। एलेना बर्फ पर बैठी रो रही थी। मार्टिन खून से लथपथ था, लेकिन जिंदा। जोनास एक टूटे हुए कंटेनर के पास खड़ा था, खामोश। लूकस ने आसमान की तरफ देखा। यह अंटार्कटिका का आसमान था, नीला, खूबसूरत और बेरहम। उसे तब नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। यह कहानी कुछ दिनों की नहीं थी। यह कहानी कुछ सालों की भी नहीं थी। यह कहानी थी 20 साल तक बर्फ के साथ जीने की। हवा रात होते होते और ज्यादा बेरहम हो गई थी। दिन और रात का फर्क यहां सिर्फ रोशनी का था। ठंड दोनों में एक जैसी जानलेवा थी। लूकस मुरो बर्फ पर घुटनों के बल बैठा हुआ गिनती कर रहा था। हर बार किसी चेहरे पर नजर जाती, वह देखता कि क्या वह सांस ले रहा है या नहीं। हम 12 थे, उसने धीमे से कहा। अब 7 हैं। कोई जवाब नहीं आया। एलेना वॉस अपने फटे हुए ग्लव्स से हाथ रगड़ रही थी। उसकी उंगलियां नीली पड़ चुकी थीं। अगर हम ऐसे ही बैठे रहे, उसने कांपती आवाज में कहा, तो सुबह तक कोई नहीं बचेगा। जोनासबर्ग ने आसपास बिखरे हुए मलबे को देखा। टूटे कंटेनर, आधा डूबा हुआ लाइफ बोट, कुछ क्रेट्स जो बर्फ पर फंसे हुए थे। हमें कुछ बनाना होगा, जोनास बोला। अभी, यहीं। मार्टिन केलर जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी पसलियों में चोट थी, सांस गहरी और दर्द भरी। जहाज के मेडिकल क्रेट, उसने कहा। पीछे नीले कंटेनर में। लूकस ने बिना समय गंवाए सिर हिलाया। एलेना, मेरे साथ। जोनास,
जो भी सूखा और जलने लायक है इकट्ठा करो। सोफिया बियांकी अब तक चुप थी। वह टूटे जहाज की दिशा में देख रही थी जहां पोलारिस समुद्र में समा चुका था। हम यहां मरने नहीं आए थे, उसने कहा, हम पृथ्वी को बचाने आए थे। लूकस ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन झूठ नहीं। तो जिंदा रहना होगा, उसने कहा, यही पहला नियम है। बर्फ काटी गई, लोहे की शीट्स निकाली गईं, लाइफ बोट को उल्टा करके एक अस्थाई छत बनाई गई। जोनास ने कांपते हाथों से वायर और बैटरी जोड़ी, एक चिंगारी, फिर दूसरी, आखिरकार एक छोटी सी आग। आग की लौ इतनी कमजोर थी कि लगता था हवा उसे निगल लेगी, लेकिन वही लौ उन्हें इंसान बनाए रख रही थी। मार्टिन को दवा दी गई, खून रोका गया, दर्द बना रहा। रात में तापमान और गिर गया। एलेना लुकास के पास बैठी। तुम्हें लगता है, उसने पूछा, कोई हमें ढूंढेगा? लुकास ने जवाब देने से पहले देर तक आग को देखा। शायद, उसने कहा, लेकिन अंटार्कटिका में शायद का मतलब कुछ भी नहीं। दूसरा दिन बिना सूरज के आया, सिर्फ उजली धुंध। भूख ने दस्तक दी। खाने के नाम पर 3 एनर्जी बार, कुछ ड्राई फ्रूट पैकेट। 7 लोगों के लिए यह मजाक था। सोफिया ने बर्फ से ढकी जमीन को देखा। अगर समुद्र तक पहुंचे, उसने कहा, तो शायद मछली। जोनस हंसा नहीं। शायद पहले समुद्र हमें खा जाए। फिर भी वे निकले। हर कदम पर बर्फ चरमराती, हर आवाज डर पैदा करती। दूर एक काली सील दिखाई दी। एलेना की आंखों में उम्मीद चमकी। हम, उसे पहले कि वाक्य पूरा हो, एक दरार खुली। मार्टिन चीखा, रुको, लेकिन देर हो चुकी थी। लूकास का पैर फिसला। वह बर्फ की दरार में आधा लटक गया। नीचे अंधेरा और पानी की आवाज। जोनस ने उसे पकड़ा। एलेना ने दूसरा हाथ थामा। सांस रोकी गई, मांसपेशियां जलीं। आखिरकार लूकास ऊपर खींच लिया गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, हंस रहा था, शायद रो भी रहा था। यह जगह हमें नहीं चाहती, उसने कहा। उसी दिन पहली मौत हुई, एक युवा रिसर्च असिस्टेंट जिसका नाम कोई जोर से नहीं बोला। नींद में ठंड जीत गई। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस सांस रुक गई। उसे बर्फ में दफनाया गया, नाम याद रखा गया। उस रात आग के पास बैठे हुए सोफिया ने धीरे से कहा, अगर हम यहां से नहीं निकले तो यह जगह हमें बदल देगी। लूकस ने जवाब दिया, या हम इसे। उन्हें नहीं पता था कि यह संघर्ष हफ्तों का नहीं था, महीनों का भी नहीं। यह संघर्ष था सालों का, और हर साल अंटार्कटिका कुछ न कुछ छीनने वाला था। पहले साल की सर्दी किसी अंत की तरह नहीं आई। वह धीरे धीरे रेंगती हुई आई, जैसे कोई शिकारी शिकार को थकाना चाहता हो। अस्थाई शेल्टर अब स्थायी रूप ले चुका था। टूटे कंटेनरों, जहाज की दीवारों और बर्फ की ईंटों से बना हुआ एक ढांचा जिसे वे घर कहने लगे थे। घर, एक ऐसा शब्द जो यहां झूठ लगता था। लूकस मोरो अब कम बोलता था। उसके बालों में सफेदी आने लगी थी और आंखों में एक स्थायी चौकन्नापन। एलेना वॉस ने नेविगेशन के उपकरणों से एक कैलेंडर बनाया। हर दिन एक खरोंच। पहले साल 365 खरोंचे। जोनास बर्ग ने शिकार सीख लिया था। सील और पेंगुइन। भूख नैतिकता से तेज निकली। पहली बार जब उसने जान ली, उसने हाथ कांपते हुए बर्फ में रख दिए थे। मुझे माफ करना, उसने लाश से कहा था। सोफिया बियांकी बदल गई थी। वह अब डेटा नहीं लिखती थी, वह कहानियां लिखती थी। दीवारों पर कोयले से कहानियां जो उन्हें इंसान बनाए रखे। मार्टिन केलर की चोट कभी ठीक नहीं हुई। वह लंगड़ा कर चलता था, लेकिन दिमाग तेज हो गया था। हम यहां मरेंगे नहीं, वह अक्सर कहता, हम यहां विकसित होंगे। 5वां साल आया, कोई बचाव नहीं, कोई सिग्नल नहीं, रेडियो सिर्फ शोर। 6ठे साल में एलेना रोई नहीं, उसने रोना छोड़ दिया। मैं अब आवाज नहीं निकाल सकती, उसने एक दिन कहा, जैसे शरीर ने तय कर लिया हो कि आवाज बेकार है। 10वां साल उन्होंने अपने नाम बदल दिए। नए नाम नहीं, नए अर्थ। लूकस अब नेतृत्व नहीं था, वह दिशा था। जोनस अब शिकारी नहीं था, वह आपूर्ति था। एलेना अब नेविगेटर नहीं थी, वह याददाश्त थी। सोफिया अब वैज्ञानिक नहीं थी, वह मानवता थी। मार्टिन, वह योजना था। 12वें साल एक बच्चा पैदा हुआ। अंटार्कटिका में पहली चीख। ठंड ने उसे नहीं मारा, भूख ने नहीं, वह जिंदा रहा। उस बच्चे की आंखों में डर नहीं था, क्योंकि उसने दुनिया और कुछ देखी ही नहीं थी। शायद, सोफिया ने कहा, यही वजह है कि वह बच पाएगा। 15वें साल मार्टिन मर गया, शांत,
गणनाओं के बीच उसकी आखिरी बात थी, अगर कभी कोई आए तो उन्हें बताना हमने हार नहीं मानी। 20वें साल से पहले आसमान बदला। पहली बार एक रेखा, धुआं। लूकस ने कांपते हाथों से दूरबीन उठाई। ये बादल नहीं है, उसने कहा। एलेना की आंखों में पानी आया। बरसों बाद। तो कोई है? हवा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन बर्फ पिघलने लगी थी। 20वें साल की शुरुआत में हवा की आवाज बदल गई थी। वह पहले जैसी सीटी नहीं बजाती थी। अब उसमें एक भारीपन था, जैसे आसमान कुछ ढो रहा हो। बर्फ पिघल रही थी। यह अच्छा संकेत होना चाहिए था, लेकिन अंटार्कटिका में हर अच्छा संकेत किसी बड़े बदलाव की चेतावनी होता है। लूकस मोरो अब बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे, लेकिन नजर अब भी तेज थी। दूर क्षितिज पर धुएं की लकीर फिर दिखाई दी। इस बार वह रुकी नहीं। वह लौट रही है, एलेना वॉस ने कहा। उसकी आवाज में खुशी नहीं थी, डर था। जोनास बेर्ग ने हथियार उठाया, पुराना, जंग लगा हुआ, लेकिन काम का। अगर वे लोग हैं, उसने कहा, तो वे हमें वैसे नहीं समझेंगे जैसे हम हैं। सोफिया बियांकी चुप रही। वह उस बच्चे को देख रही थी जो अब जवान हो चुका था। वह अंटार्कटिका का बच्चा था, बर्फ में जन्मा, बर्फ में पला। उसकी दुनिया यहीं थी। हेलीकॉप्टर की आवाज पहले हल्की, फिर तेज। हवा चिल्लाने लगी, बर्फ उड़ने लगी। एक मशीन आसमान से उतरी। लोग बाहर आए, नारंगी सूट, चेहरों पर मास्क। ह्यूमन सिग्नल, किसी ने चिल्लाकर कहा। लूकास आगे बढ़ा, हाथ उठाए। उसके शब्द कांप रहे थे। हम यहां हैं। रेस्क्यू टीम रुकी। वे उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई पुरानी प्रजाति मिल गई हो। एक अधिकारी आगे आया। आप 20 साल? उसने अविश्वास से पूछा। एलेना ने सिर हिलाया। 20 सर्दियां, उसने कहा। हेलीकॉप्टर के अंदर गर्मी थी, बहुत ज्यादा। सोफिया ने खिड़की से बाहर देखा। उनका घर छोटा होता जा रहा था। अगर हम चले गए, उसने धीरे से कहा, तो ये सब मिट जाएगा। लूकस ने उसकी तरफ देखा। और अगर हम नहीं गए, उसने जवाब दिया, तो हम भी। उस बच्चे जो अब जवान था ने पहली बार बर्फ से बाहर की दुनिया देखी। उसकी आंखें चुभ गईं। यह असली है? उसने पूछा। एलेना ने उसका हाथ पकड़ा। हाँ, उसने कहा। और बहुत शोर करती है। हेलीकॉप्टर उठा। नीचे अंटार्कटिका रह गया। 20 साल की खामोशी पीछे छूट गई। जब वे सभ्यता पहुंचे तो दुनिया बदल चुकी थी। समुद्र ऊंचे थे, शहर अलग थे, लोग तेज थे और वे धीमे। इंटरव्यू हुए, कैमरे, सवाल। आप कैसे बचे? आपने क्या खाया? क्या आपने उम्मीद खो दी थी? लूकस ने एक ही जवाब दिया, हमने हर दिन तय किया कि आज मरना नहीं है। सोफिया ने अपनी दीवारों की कहानियां किताब में बदली। एलेना ने समय को समझाया, कैसे 20 साल एक साथ गिरते हैं। जोनास कभी शहर का नहीं हो पाया, वह ठंडी जगहों में ही रहा। और वह बच्चा, अब आदमी, एक दिन वापस गया। अंटार्कटिका, जहां कोई आवाज नहीं थी, लेकिन सब कुछ बोलता था। उसने बर्फ पर हाथ रखा। मैं लौट आया हूं, उसने कहा। हवा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन बर्फ थोड़ी कम ठंडी लगी।